अलग ही कहानी। एक महीने में वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया था और हमारी मदद इतनी ज़्यादा किया करता कि हम खुद उसे सबसे अच्छा दोस्त मानने लगे थे। किसी को कोई परेशानी हो तो वो उस परेशानी को हल करने के लिए हमारे पास आता, हमारी बात सुनता, हमें सुझाव देता। भले ही वो गांव में रहा हुआ था लेकिन काफ़ी सुलझा हुआ था वो। और उसकी इच्छा, उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने, वो शहरों में घूमना चाहता था। इसीलिए हम उसे शहर में घुमाते और उसे बहुत मज़ा आता। जब आप किसी को खुश करते हैं आपको भी ज़रा सी खुशी मिलती है और उसके साथ हमें भी खुश रहना आ गया था। मज़दूरों से हम दोबारा जैसे नॉर्मल इंसान बनने लगे थे। उसे बाज़ार घूमना पसंद था, उसे मूवी देखना पसंद था, उसे कॉलेज के बाहर खड़े होकर कॉलेज वाले उन बच्चों को देखना पसंद था जैसे वो दोबारा कॉलेज में जा सकता हो। वो कहा करता था वो भी क्या ज़िंदगी थी। बीच बीच में उसकी बातें इतनी अजीब हो जाती कि हमारे समझ में नहीं आती और अंत में उसकी एक बैट लाइन, समझ रहे हो आप, बस बार बार यही कहता रहता। इस तरह 2 महीने गुजर गए। वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त, और 2 महीने बाद वो अपने गांव की अजीब अजीब बातें बताने लगा। हमारे भी कुछ सपने थे। हम पांचों 2 साल से एक ही बात किया करते थे, इकट्ठे घूमने जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, हम औरंगाबाद जाएंगे, हम लंदन जाएंगे, हम पेरिस जाएंगे, हमें वो देखना पसंद है, हमें वो देखना पसंद है। 2 सालों से हम ये बातें किया करते थे लेकिन हमें अपनी औकात पता थी। इतने पैसे शायद हमारे पास कभी नहीं आएंगे कि सब कुछ हम देख पाएं, लेकिन सपने देखने में क्या बुराई है। हम अजूबे देखना पसंद करते थे, ऐसी चीज़ें जिसे देखने के बाद ताउम्र हमें वो याद रहे। लेकिन दर्श ने भी हमें एक बात बताई जिसने हम सब की आंखें खोल कर रख दी। दर्श ने कहा, ये क्या अजूबे हुए, ये तो बस साधारण सी इमारतें हैं, इन्हें देखने में कोई खास मज़ा नहीं। हमारे गांव के पास तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने देखी नहीं होंगी। हम पांचों हंस पड़े थे। वक्त रात के 10 बजे का था। हम उस फ्लैट में बैठे हुए और दर्श बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा। उसने कहा, तुम्हें पता है हमारे गांव के आगे एक Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose. उसने कहा, तुम्हें पता है हमारे गांव के आगे एक काला रास्ता है। अब वो अंधेरा रास्ता, कहते हैं आगे कहीं और दुनिया में पहुंच जाता है। मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी वहाँ पर जाकर आए हैं और वहाँ पर है एक सोने का पेड़। वहाँ सोना ही सोना मिलता है, ताउम्र सोना मिलता है। जो उस पेड़ को खोज ले बस सोना ही सोना। ये सुनकर हम पांचों जोर जोर से हंसने लगे थे। हम कहने लगे थे ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इससे ज़्यादा बड़ी और लंबी डींग किसी ने नहीं मारी होगी। और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। मजाक तो काफ़ी किया करता था लेकिन बाद में बता दिया करता था कि ये मजाक है। इस बार वो अपनी बात पे अड़ गया था। नहीं, सच में वो अंधेरा रास्ता है। कहते हैं वो भूतिया दुनिया में जाता है। रात के 12 बजे वो रास्ता खुलता है। उसके बाद वहाँ भूत प्रेत नज़र आते हैं। उनसे बचना मुश्किल होता है, वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और अंत में मिलता है सोने का पेड़, जहाँ ढेर सारा सोना मिलता है, ताउम्र सोना मिलता है। कहते हैं कि इतना सोना आप सोच नहीं सकते, सारी उम्र सोना मिलता है। आधा घंटा हम उसका मजाक बनाते रहे। वो बहुत ज़्यादा सीरियस, वो अब नाराज़ हो गया था। नाराज़ होकर वो बाहर घूमने के लिए चला गया। इसके बाद हम इंतज़ार करने लगे कि वो कब आएगा और कब कहेगा कि समझ रहे हो ना। वो आया ही नहीं। वो बाहर खड़ा था, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा नाराज़। हम पांचों उसके पास गए और वो नीचे बैठा रो रहा था। हम उससे पूछने लगे, क्या हुआ, कोई परेशानी है, हमें बता। वो कहने लगा, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। तुम समझते हो मैं जोकर हूँ। हमेशा मैं मजाक वाली बात करता हूँ तुम्हें हंसाने के लिए। आज मैंने सीरियस बात की और तुम मुझे जोकर समझ रहे हो। हम काफ़ी सीरियस हो गए थे। फिर से मेरा एक दोस्त हंसा, देख तू फिर से मजाक कर रहा है, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तुम्हें मुझ पर यकीन है ही नहीं। अब मैंने अपने दोस्त को भी समझाया, चुप कर जा, दर्श रोने लगा है, समझने की बात कर।
फिर हम पांचों बहुत ज़्यादा सीरियस होकर, ठीक है हम हंसते नहीं, अब शुरू से सच बता देख, पहले हम सोच रहे थे तू कोई कहानी सुना रहा है, हर रोज़ की तेरी बात है ना, तू कहानियाँ सुनाता है अपनी हरियाणा की, अपनी गाँव की कहानियाँ, अब सीरियस होकर बता फिर समझेंगे। उसने कहना शुरू कर दिया। अब हंसना मत, सच में मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी वहाँ उस अंधेरी दुनिया में गए थे। उन्होंने कहा था वो सोने का पेड़ है जिसे ढूंढना असंभव के समान है, एक बार मिल जाए तो सोना ही सोना मिलता है। मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं ना, तुम तो अजूबों की बात करते हो ना, सोने का पेड़ देखा है तुमने? हम हैरान, नहीं नहीं, क्या तुम दिखा सकते हो? उसने कहा हाँ, वो बरगद के पेड़ की तरह बहुत ऊंचा, बहुत चौड़ा पेड़ है, वहाँ सोना ही सोना दिखता है। मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। देखो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बने हो, जो मेरी बातों पर यकीन करते हो, मुझे अच्छा दोस्त समझते हो, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारे सामने इज्जत कमाऊँ। अब हंसे हो ना, एक दिन याद करोगे, लेकर जाऊँगा तुम्हें वहाँ पर, सोने का पेड़ दिखाऊँगा मैं तुम्हें। वैसे भी हम कुछ दिन की छुट्टियां लेना चाहते थे और हम कहीं घूमने जाना चाहते थे। अब दर्श ने कह दिया कि हरियाणा के गांव में घूम कर आओ, बड़ी लस्सी के गिलास पिलाऊंगा, अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, बिल्कुल खर्च होने नहीं दूंगा और वो भूतिया रास्ता दिखाऊंगा। हम मान चुके थे, इसमें अच्छा ही था। हम निकल पड़े छुट्टियों में उस इलाके की तरफ जिस गांव से दर्श आया करता था। हम वहाँ जा रहे थे और उसने एक बात साफ कर दी कि वो अपने गांव में नहीं ले जाएगा, आसपास के किसी गांव में रुकने के लिए इंतज़ाम वो पहले ही कर देगा। वो कुछ पैसा कमा कर ही अपने गांव में जाना चाहता है। वो लड़कर आया था कि वो ढेर सारा पैसा कमा कर यहाँ कदम रखेगा। अभी 2-3 महीने हुए हैं, कुछ ही तो तनख्वाह मिली है और वो भी खर्च कर दी है, वो फिल्म देखने में, काफ़ी और चीज़ें करने में। अब हम समझ गए थे, अब उसके गांव में तो जा नहीं सकते, लेकिन उसके जान पहचान वाले आसपास कई गांव में थे। अब एक ऐसे ही गांव में वो ले गया जो उसके गांव से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। वो अपने गांव का नाम नहीं बता रहा। वो कह रहा था, तुम दोस्त कमीने हो, तुम वहां पर जाओगे, मेरी बेइज्जती कर दोगे। हमने कहा नहीं करेंगे। उसने नाम बताया ही नहीं। उस गांव में एक कमरा उसने किराए पर ले लिया था, वहां पर हमने रहना शुरू कर दिया। अब गांव में हम रहने वाले थे, भूतिया दुनिया में सोने का पेड़ देखने वाले थे। सच कहूं, हम पांचों को लालच आ गई थी। सोने का पेड़, हमें पता है गांव में कई किंवदंतियां सुनाई जाती हैं, कई भूतिया कहानियां सुनाई जाती हैं। मैंने भी बचपन में अपने दादाजी से कहानी सुनी थी कि उन्होंने एक बार एक जिन्न को देखा था जो दिल्ली के एक पुराने किले में रहा करता था, लोगों को परेशान करता था, डराया करता था। वो एक छोटे से कमरे में था जो आवाज़ लगाता रात के 12 बजे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। मेरे दादाजी ने बिना डरे उस कमरे में कदम रखा था तो उसने मेरे दादाजी को सोने का सिक्का दिया था, सामने चमकता हुआ सोने का सिक्का। मेरे दादाजी मान चुके थे, ये भूत प्रेत जिन्न ये शक्तियाँ होती हैं और मदद भी करती हैं, बस हमें इन पर यकीन करना आना चाहिए, बिल्कुल सच्चे मन से। Sit with mommy and behave. Hi, I'm Indira and I am the kitchen diva. And this is Elton. And he's had many hit singles, as you know. Much more than me, that's for sure. We're going to do a quick fire round or whatever that's called. But here goes. What's my favorite cuisine? It's got to be Indian. What do I think of Indian English food? It's like anything when you go to another country, it's kind of stylized version of what the original is. Sweet or savory? Savory, definitely. What is my ultimate happy food? Ooh, that's got to be sweet corn soup. I bet you weren't expecting that. My go-to takeaway is Chinese. What's my go-to takeaway? Definitely Chinese. Would I like milk or dark chocolate? Definitely dark chocolate. But there again, I'm not so big on chocolate. Although I can get big on chocolate. What is my favorite ingredient to cook? Probably I like coriander because I think
I like the freshness of it. So when I cook savory food, probably I do. If it does go with coriander, definitely coriander. What is my most versatile food to cook with? Probably chicken or rice. Probably one of the two, definitely. My first childhood cooking memory, that would be with my cook Joey, because I learned everything I know about cooking from him, and it would be sitting on the side on the kitchen counter and watching him cook, and he'd tell me what he was doing, and he was a very good chef. Oh, sorry, who is Joey? Joey is the cook I had when I was growing up. He was there the day I was born, and he passed away a few years ago. And when I was in India, he'd pick me and drop me from school. When I cried, he'd carry me and rock me in the pram, rock me in his arms, and then push the pram up and down. Yeah, Joey was like another parent in my life, but he was the cook in our house. What is the best meal I've ever had? Probably, now don't laugh, it's my Joey's fish and chips. I recently traveled to Japan, and how would I summarize their approach to food? I think with Japanese food, it's very subtle in appearance and taste, and it's a lot of detail on presentation, and also I think the freshness of the produce is incredible. Last meal on death row. Did you know that 99% of the times, I could be wrong on the percentage, I think the inmates in the United States have burgers and chips or steak and chips. Mine would probably be rice in any form. I just love rice. So this is a funny thing. My husband knows that I can't eat dinner once I've cooked it, because I'm not very good after I've cooked. So I tend to pick at everything and go, something like that. So at around 10:30 at night, I know it's really wrong to eat last thing at night, okay? I get it. But I have to have a ham sandwich, one slice of bread, and he cuts the edges off. He butters it, and he puts a slice of ham in it, folds it, and he gives that to me with half a cup of tea. And that is every night. And now it's become so bad that even if I go out and there's a 4-course dinner, I come home, and if it's midnight, I look at him like this and I go, is it really late? And so he goes, you want your ham sandwich, don't you? So thank you so much for joining me, the Kitchen Diva, and this is Beyonce. And say hello, Beyonce, and that is Raphael. So on that note, I'm going to have lunch with Beyonce, or Rafa Nadal, as the case may be. So till then, bye-bye. In this facility, we can recycle every part that make up the beverage cartons. The paper fibers are made into napkins, toilet paper, kitchen rolls. Polyethylene and aluminium stay together, and we call it polyal. These polyal granules goes to other companies to be transformed into new pallets. This pallet is now used by the biggest retailer in Italy, and further collaboration with Lookout and our partners could help to expand this. सच्चे मन से। मेरे दोस्तों ने भी अपने बचपन की कहानियां सुनाई थी कि सच में उनके गांव में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। घरों के नीचे सोने की चीज़ें निकली हैं, चांदी के सिक्के निकले हैं। कई बार भूतों ने बताया है, कई बार उन्होंने भी ऐसी कहानियां सुनी हैं कि कोई दूसरी दुनिया है, वहाँ पर कई बार खजाना छिपा दिया जाता था और कोई भी वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि रास्ते बंद होते हैं। हो सकता है सच में उस दुनिया का कोई दरवाज़ा हो जहाँ सोने का पेड़ लगा हो, ढेर सारा सोना मिलेगा। और वो कह तो रहा है ताउम्र सोना मिलता है। अगर ताउम्र सोना मिलता है तो हम सारी उम्र सोना बटोरते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, अमीर हो जाएंगे। हो सकता है ऐसे ही सोने का इस्तेमाल करके जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। हम पांचों को लालच आ गई थी। पहली बार हमने ऐसा रास्ता चुना था जो सीधा नहीं, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा था।
रास्ता था दर्श का। वो खुद सोना पाना नहीं चाहता था। उसका कहना था जो सोना होता है कहते हैं दिमाग खराब कर देता है, ज़्यादा अमीर होना अच्छा नहीं होता। लेकिन हम पांचों तो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहते थे। उस गांव में हमने एक रात ऐसे ही बातें करते हुए बिताई थी। हम पांचों दर्शकों कहे जा रहे, चलते हैं ना वहाँ पर, सोने वाला पेड़ देख कर आते हैं, दिखाओ तो किस तरफ है। वो कहता रहा, यहाँ पीछे कई बंजर इलाके हैं। वो गांव जहाँ कोई नहीं रहता, उस गांव से रास्ता निकलता है। पीछे बिल्कुल बंजर बंजर झाड़ियाँ, इलाके, ऐसी ऐसी जगह इतनी डरावनी डरावनी, रात को वो बदल जाती हैं। वो बंजर से आगे शहर की सड़कें हैं। रात को सड़कें नहीं होती, रात को और रास्ते होते हैं जो कहीं और ले जाते हैं। और वहाँ से कहते हैं भूत प्रेत दिखते हैं तो सब डर कर भाग आते हैं वापस। अगर उन्हें पार कर जाओ तो सोने का पेड़, वो सोने का पेड़ ताउम्र सोना देता है। मेरे दादाजी और चाचा जी ने वहाँ से सोना नहीं लिया था, बस देखा था। उन्होंने कहा था ऐसा पेड़ दुनिया में कहीं नहीं हो सकता, सोने का पेड़। पहली रात तो हमें नींद ही नहीं आई, पांचों बात करते रहे। दर्श सो गया था। अगले दिन सुबह उठकर दर्श कहने लगा गांव में नहाने का मज़ा ही बहुत आता है। उसके बाद वो गांव दिखाने लगा। अब हम गांव में घूमते घूमते ये भी समझ रहे थे, ये गांव के लोग दर्श को जानते नहीं थे। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था जैसे वो उन्हें जानता हो, लेकिन हमें पता चल रहा था वो इन्हें जानता नहीं है। वो इनके लिए अनजान सा था। अपने गांव का वो नाम नहीं बता रहा, लेकिन हमें क्या, वो शायद छिपने की कोशिश कर रहा था। दाढ़ी भी तो उसने बड़ी कर ली थी ताकि पहचान में ना आए, कोई उसके गांव में जाकर बता ना दे कि दर्श यहाँ पर आया हुआ है, इसीलिए थोड़ा बच रहा होगा। पूरा दिन हम उस गांव में घूमते रहे। तालाब में नहाने के लिए गए, वहाँ पर मंदिर बने हुए थे वो देखने के लिए गए। उसके बाद चलते चलते उसने आगे वाला बंजर इलाका दिखाया। अब उस बंजर इलाके की तरफ जब हम जा रहे थे, कुछ बुजुर्ग जो पेड़ों के नीचे धूप से बच रहे थे, उन्होंने हमें अपने पास बुलाकर कहा था, आगे कहाँ जा रहे हो, ये बंजर इलाके हैं, आगे खेत वेत कुछ नहीं मिलेगा, इन इलाकों में कोई नहीं जाता। मैंने वैसे ही सवाल कर लिया, वहाँ आगे कोई जाता नहीं तो जगह है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। उन्होंने कहा काफ़ी आगे जाकर खाली सड़कें हैं, लेकिन उससे पहले जो 10-15 किलोमीटर का रास्ता है पूरी तरह से बंजर, जानवर भी वहाँ पर नहीं होते, और दिन के वक्त तो फिर भी वहाँ पर घूम आना, रात को हिम्मत मत करना वहाँ जाने की। दर्श ने मेरी बाजू पकड़ी और कहने लगा, इनकी बात मत सुनो, चलो चलो यहाँ से, ये वैसे ही पागल बनाते रहते हैं, हमें भी पता है वहाँ भूत प्रेत हैं, ये ज़्यादा डरपोक लोग हैं। ये कहकर दर्श मुझे खींचता हुआ वहाँ से ले आया। मैं उनसे कुछ और बात करना चाहता था, मैं चाहता था उसके बारे में और पता कर लूँ, लेकिन किसी से दर्श ने बात नहीं करने दी और कहने लगा, ये सबको अगर शक हो गया ना हम उस तरफ जाने वाले हैं, घर से बाहर निकाल देंगे। उस जगह को शापित कहा जाता है, मैं बताता हूँ क्यों। अगर कोई वहाँ पर जाता है ना, कहते हैं खाली हाथ वापस नहीं आता, या तो सोना लेकर आता है या भूत प्रेत लेकर आता है। अब जो भूत प्रेत लेकर आता है, जिस घर में रुकता है वहाँ पर भूत प्रेत का साया हो जाता है। वो जिस चीज़ को लेकर आता है यहाँ कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। अब कुछ भूत यहाँ छूट जाते हैं, जिस घर में हम रुके हैं वहाँ भूत होंगे तो मकान मालिक भी तो चिढ़ेगा ना। बाकी कहते हैं भूत आपके साथ होते हैं और शहरों में भूत वैसे भी दूर भाग जाते हैं। मैं खुद कई बार वहाँ गया, कई भूतों का निवारण बाद में करवाना पड़ा। अब उनसे डरने की बात नहीं, ज़्यादा परेशान नहीं करते, क्योंकि जहाँ से वो आए होते हैं वहीं उन्हें वापस भी तो जाना होता है। थोड़ा परेशान करते हैं फिर भाग जाते हैं, लेकिन जो मिलेगा वो तो कीमती है ना। इस तरह पूरा दिन निकल गया। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. Friday evening, I use groups to see what my friends want to play. Play the games you want and share with friends on Facebook gaming. सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, बोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन। 2.5 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दिन निकल गया। अब वक्त रात का हो गया था।
और हमने पूरा इंतज़ाम कर लिया था। हमने खाली बैग कर लिए थे, कंधों पर टांग लिए थे खाने पीने का कुछ सामान। हम एडवेंचर पर निकलने वाले थे और हम पांचों भी खुश थे। वो भूतिया दुनिया देखने को मिलेगी। अगर सोने का पेड़ दिखा तो भी ठीक, नहीं दिखा तो भूत प्रेत देख कर आएंगे। अब दर्श ऐसे एडवेंचर पर ले जा रहा है, हमने पहले कभी ऐसी चीज़ का अनुभव नहीं किया है। सबको काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता थी और रात के 8 बजे चल पड़े हम उस तरफ। यहाँ गांव रात को वीरान से हो जाते हैं। गांव के जितने लोग हैं घरों के अंदर दुबक से जाते हैं। दिन की रोशनी में तो यहाँ काफ़ी भीड़ नज़र आती है। लोग घरों से बाहर बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। रात के अंधेरों में घरों के अंदर कुछ लोग नज़र आते हैं जो चलते फिरते दिखते हैं। और वैसे भी ये गांव साधारण गांव नहीं था, कुछ पिछड़ा पिछड़ा सा गांव लग रहा था। लेकिन हमें क्या, हमें अब और आगे बढ़ना था। हम उस गांव से अब आगे निकलने लगे। वो पेड़ के पास से हम निकल रहे थे। गांव में फिर भी कुछ लाइट्स थी, यहाँ तो पूरी तरह से अंधेरा, बंजर ज़मीन, हाथ में हमारी टॉर्च और हम आगे बढ़ते रहे। पहले पहले तो खेतों के बीच से निकलना पड़ रहा था और उन खेतों के मालिक भी आसपास घूम ही रहे थे। छिपते छिपते बचते बचते चोरों की तरह आगे बढ़ना पड़ रहा था और हमें डर लग रहा था, दर्श कहीं हम पकड़े ना जाएं, तेरे पीछे यहाँ काफ़ी पिटाई खाने को मिल जाएगी। दर्श कहता रहा, बात तो मानो, इन्होंने खेतों पर कब्जा किया हुआ है, आगे जाने के रास्ते रोके हुए हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। हम और आगे बढ़ने लगे। अब बंजर इलाका खेतों से आगे का था जहाँ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई आता जाता भी होगा। वहाँ खाली टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई, ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जिसे अमूमन गांव के आसपास देखा जाता है। और यहाँ उन पर इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी कि साफ साफ लग रहा था यहाँ कोई आता जाता नहीं होगा। एक गाड़ी जो पूरी तरह से खटारा हुई पड़ी थी, यानी उसका इंजन भी निकाला हुआ था, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई, उसके ऊपर मिट्टी भरी हुई। अगर कहीं और होता तो ये लोहे को बेचकर पैसे कमाए जा सकते थे, लेकिन इस इलाके में ये गाड़ी ऐसे ही खटारा पड़ी हुई थी। उसके आगे कुछ कपड़े जो इस तरह ज़मीन से चिपके हुए थे, आगे कुछ बोर्ड लगे हुए थे कि इसके आगे ना जाएं। ये कोई खतरनाक इलाका है, किस तरह से बोर्ड लगाए हुए हैं? ये सवाल मैंने दर्श से किया था और दर्श ने हंसी में कह दिया था, भूतिया इलाके में जा रहे हैं हम, इसलिए ध्यान से, डरने वाली बात है, भूतों से बचने के लिए बताया जा रहा है। हम टॉर्च लेकर अब आगे बढ़ने लगे। उसके बाद वो बंजर इलाका भी खत्म हुआ, काली मिट्टी का इलाका आ गया। अब ये मिट्टी ऐसी थी जैसी जिंदगी में कभी नहीं देखी। टॉर्च की रोशनी अगर उस मिट्टी पर मारो ना, ज़रा भी रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। सारी की सारी रोशनी को वो मिट्टी सोखे जा रही थी, दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा। और तभी वहाँ पर वो कहने लगा, रुकना होगा हमें 12 बजे तक, रुकना होगा 12 बजे तक। यहाँ 12 बजे इस मिट्टी के आगे का रास्ता ना वो दिखाई देगा। अगर अभी हम इस मिट्टी में पार करेंगे ना तो आगे खाली रास्ते में पहुँच जाएंगे, दोबारा बंजर में, और फिर से हम पीछे मुड़कर यहीं आना होगा, क्योंकि रास्ता यहीं से आगे खुलेगा, तुम्हारी आंखों के सामने दिखेगा। हमें इंतज़ार करना होगा, अब बैठते हैं। 10 बजे का वक्त हो गया था और 12 बजे तक हम बातें करते रहे, ऐसे खाली इलाके में, आसमान को देखते हुए, डरावना माहौल, और बातें भी वो डरावनी डरावनी। वहाँ भूत दिखेंगे, चुड़ैलें दिखेंगी, ये दिखेंगे, वो दिखेंगे। हमें इतना ज़्यादा डरा रहा। और मेरे 2 दोस्त बहुत ज़्यादा डरपोक थे। वो तो कह रहे, सोना ले आना यार, अगर मैं डर कर भाग आया ना वापस तो तुम सोना ले आना, थोड़ा थोड़ा मुझे देते रहना, तुम्हें तो ताउम्र मिलेगा ना। मैंने भी कह दिया, कोई बात नहीं, हमें पता है खतरा तो छोटा मोटा है, और इसने कहा है ज़्यादा खतरा नहीं है, बस भूत वूत हैं और आगे सोने का पेड़ मिलेगा। ज़िंदगी हमारी बन जाएगी, अमीर होंगे, महंगी महंगी गाड़ियाँ, हम अपना जहाज़ रखेंगे, अपने जहाज़ से जाया करेंगे। ये सुनकर आँखों के सबके सपने जागने लगते और उसके बाद समय 12 बजे का कब हो गया पता ही नहीं चला। जब कीमती चीज़ आँखों के सामने दिख रही हो, समय बहुत तेज़ बीतता है। इस जगह भी ऐसा ही हुआ था। जब 12 बजे ना, आसमान में लाइट्स दिखने लगी। ऐसा लग रहा था आसमान में जैसे बिजली कड़क रही हो, बादलों से निकलने वाली रोशनी, लेकिन वहाँ बादल नहीं थे, साफ साफ पीछे तारे नजर आ रहे थे। ये कैसी बिजली की गर्जना थी जो दिख रही थी। अब दर्श ने कहा, जाने का समय है, जल्दी करो, हमें इस दुनिया से उस दुनिया में निकलना है। हम थोड़े डरे भी हुए थे,
क्या हम वापस आएंगे? उसने कहा, आएंगे ना, सब वापस आएंगे। ऐसा नहीं होता, ये दूसरी दुनिया में हम खोने वाले नहीं। डर कर कोई भागकर वापस आ जाता है तो यहीं आता है। लेकिन मैं भी एडवेंचर पर निकला हूँ। दादाजी और चाचा जी की बात सच्ची है, कई लोगों ने गवाही दी है। सोने का पेड़ उन्हें दिखा, हिम्मत नहीं हुई सोने के पेड़ के पास जाने की। हम पांचों कोशिश करेंगे ना। तुम्हें सोना चाहिए, तुम रखना। मैं वैसे ज़्यादा सोना चाहता नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी उसमें है, मेरी खुशी भी उसमें है। जो तुम करोगे मैं भी वही करूँगा। हम अब उस काली मिट्टी पर चलने लगे थे। काली मिट्टी पर चलते चलते आसमान में रोशनी, और जब हमने पीछे मुड़कर देखा ना, तुम लोग ना सही कहते थे, जिंदगी में पैसे आने चाहिए। कैसे आ रहा उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। टैलेंट है तुम लोगों में, बस एक बार हमारे लिए इस्तेमाल लो। पैसा है सब कुछ खरीदेगा प्यार भी, पैसा है सब कुछ खरीदेगा यार भी, पैसा ही बावे तुझे करे होशियार, पैसा फेंकने पे तुझे यहाँ मिल भी। मुझे जो मर्जी करना है, जैसे मर्जी पैसा कमाना है, मैं कमाऊंगा। सर, बाइक तो रिपेयर करावी लीधी, टायर पण चेंज करावी लो। બહુ ટાઈમ છે सर, टायर। બહુ ટાઈમ છે सर, टायर। અરે બહુ ટાઈમ છે सर, બહુ ટાઈમ છે 5 વર્ષ પછી પણ ગ્રીપ નવા જેવી લાગે છે જો આ છે યુરો ગ્રીપ વિથ ટ્રેડ સ્માર્ટ ટેકનોલોજી, જેનું ટ્રેડ વર્ષો સુધી ચલાવ્યા પછી પણ આપે છે પહેલા દિવસ જેવી ગ્રીપ। યુરો ગ્રીપ લગાવ્યું તો ટાયર ચેન્જ કરવા માટે बहु टाइम छे। मुड़कर देखा ना, पीछे वाले वो पेड़ भी जैसे गायब से हो गए। ऐसा लगने लगा जमीन की मिट्टी दोबारा भूरे रंग की हो रही हो। काली मिट्टी नहीं थी पांव के नीचे, ये साफ साफ घास दिख रही थी। लेकिन आसमान में तारे गायब हो चुके थे, बादल घिर चुके थे। बिजली बार बार बादलों से निकलती, लेकिन आवाज नहीं आती। रोशनी हर जगह फैल जाती। अब उस बादलों से जैसे चांद झांक रहा था। जहां से चांद दिख रहा था वहां बादल नहीं थे, हर जगह बादल। अब चांद की रोशनी में भी साफ साफ नजर आ रहा। बादलों से निकलने वाली वो बिजली भी साफ साफ चारों तरफ दिखा रही। दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था सच में हम कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। इसके बाद दर्श ने कहा, सभी हाथ पकड़ो एक दूसरे के। यहाँ भटकना मत, यहाँ भटक गए ना तो बस पीछे भाग कर ही बाहर निकल होगा। तो सोने का पेड़ तो छोड़ ही दो, इसीलिए हमें सही सही रास्ते पर जाना है। क्योंकि इतनी मुश्किलात सहने के बाद भी अगर हम पेड़ पर नहीं पहुंच सके तो फ़ायदा नहीं है। हाथ पकड़ो सब। सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए। उसके बाद हाथ पकड़े थे हमने, आगे आगे हम बढ़ रहे। एक बूढ़ी औरत आगे एक पेड़ के पास दिखी। अब ये जो पेड़ था ये काफ़ी पुराना पेड़ लग रहा था, बिल्कुल फैला हुआ पेड़, लेकिन एक भी पत्ती उस पर नहीं थी। बरगद के पेड़ जैसा पेड़ लग रहा था, बहुत ज़्यादा बड़ा, लेकिन एक भी पत्ती नहीं। गंजा पेड़। नीचे बैठी वो बूढ़ी औरत जैसे कुछ पका रही थी। एक जैसे सोने का बर्तन था और ये चमक रहा था। उसे देखकर मेरे एक दोस्त ने कहा, सोना सोना लागे रे, साफ देख देख सोने का, यहाँ लगता है सच में काफ़ी ज़्यादा सोना है। तभी दर्श ने कहा, याद रखना, सोना लेना है तो पेड़ से मिलेगा, पेड़ से सोना मिलेगा। कहीं और सोना चोरी करने की कोशिश मत करना। सोना सिर्फ पेड़ से लेना है। ईमानदारी वाले पैसे इस दुनिया में काम करते हैं। अगर कुछ और चुराया मौत मिल सकती है। मौत सुनकर सब बिल्कुल सीधे हो गए और सोना आंखों के सामने से गायब होने लगा। सब कहने लगे, कोई बात नहीं, उसका है, अब वो इस्तेमाल कर सकती है, हम नहीं देखेंगे। हम जब चलते चलते आगे बढ़ रहे थे, अब दर्श ने कहा, यहाँ किसी से पूछना पड़ता है आगे बढ़ने का रास्ता। अब जिससे पूछते हैं उसके सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। ये भूतिया दुनिया है, ये औरत साधारण नहीं है। अब हम 6 चलते चलते उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे। वो बूढ़ी औरत उसमें मिट्टी उबाल रही थी। अब नीचे आग नहीं, नीचे उसने बर्फ रखी हुई थी। ये देखकर दर्श कहने लगा, क्या पागल औरत है, ये क्या कर रही है। तभी वो बूढ़ी औरत देखने लगी और कहने लगी, तुम जिस दुनिया से आए हो वहीं चले जाओ। तुम्हारे नियम तुम्हारी दुनिया के, हमारे नियम हमारी दुनिया के। अब उस बूढ़ी औरत का चेहरा हमने देखा था, वो भयानक सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चुड़ैल हो। उसे देखकर हमारी सिट्टी पिट्टी तो गुल हो गई। लेकिन दर्श हंसता जा रहा, उसे छेड़ता जा रहा। बार बार वो मजाक बनाए जा रहा था कि ये बर्फ़ से क्या मिट्टी उबालने की कोशिश कर रही है।
अब वो बूढ़ी औरत खड़ी हो गई और फिर वो गुस्से में कहने लगी, देखो ये नाखून मेरे 10 फुट लंबे हो सकते हैं, जितनी दूर तुम खड़े हो उतनी दूर तुम्हें नोच सकती हूँ, लेकिन मैं अच्छी हूँ इसलिए नुकसान नहीं पहुँच
भाग जाओ यहाँ से।